हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमारा एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। वो क्वेश्चन है किसका? रशीदा का। तो चलिए उसे रीड करते हैं। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on the small headline, 100 years ago. How? She wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? तो क्या कहते हैं कि जो रशीदा है वो एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। फिर क्या हुआ कि अचानक से उसकी जो नजरें हैं वो एक स्मॉल हेडलाइन में गई और उसमें लिखा था 100 years ago, 100 साल पहले। और वो ऐसे शॉक हो गई कि किसी को 100 साल पहले का सब याद है कैसे। तो वो सब हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर में कि वो सब हम लोग किस तरह से सब पता करते हैं 100 साल, 200 साल, 1000 साल पुरानी बातों को। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर ask somebody who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done. तो क्या होता है कि कल आपने क्या रेडियो सुना, टेलीविज़न, टीवी देखी और न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपने लास्ट ईयर क्या क्या करा? तो आपको अपने फ्रेंड की मदद पड़ेगी ये सब याद करने में कि क्या क्या किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 200 साल पहले आपके दादा ने क्या किया तो आप बता पाओगे? या बोला जाए कि आप 10 साल के हैं तो आप जब 1 साल के थे तो आपने क्या क्या किया, तब आप कैसे बताओगे? तो वो सब हम लोग कैसे ये सब बता सकेंगे, कैसे हम लोग पुराने अपने रिकॉर्ड्स को जान सकेंगे, वो सब हम लोग जानेंगे सेवरल हेडिंग्स की मदद से जो हमारे इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the story they heard, the place they saw, the songs they sang. तो क्या हुआ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जान सकते हैं कि पहले के लोगों ने क्या खाया होगा, किस तरह के कपड़े पहने होंगे, किस तरह के घरों में उन लोगों ने वो रहे होंगे। और हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं उनके बारे में कि ये भी जान सकते हैं कि वो जो लाइफ्स थी हंटर्स की, हर्डर्स की, फार्मर्स की, रूलर्स की, यानी कि तब के हंटर्स, किसान और जो गांव के रहने वाले मर्चेंट मीन्स बिजनेसमैन यानी व्यापारी, प्रीस्ट, क्राफ्ट्सपर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये तब के समय में कैसे थे हम लोग इनके बारे में भी जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। और हम लोग ये भी जान सकते हैं कि तब बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे, कौन कौन सी स्टोरी सुनते थे और कौन कौन सी वो उन लोगों ने क्या गाने कौन कौन से गाने गाए, सुने, ये सब चीज़। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या? वेयर डिड पीपल लिव?
वेयर डिड, यानी कि जो लोग थे वो तब कहाँ रहते थे, यानी कि यहाँ से अब हमारा चैप्टर मेन शुरू होता है कि लोगों ने रहना कहाँ से स्टार्ट करा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्ट्री है ये इस समय हमारी हिस्ट्री चल रही है एंशियंट टाइम की, यानी कि आपको मालूम होगा कि हमारी जो हिस्ट्री है वो तीन पीरियड में एक तरह से बटी हुई है, तीन पीरियड में एक तरफ से बटी हुई है। कैसे? जो 6th में हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 में वो है एंशियंट टाइम की, और जो 7th में हिस्ट्री पढ़ेंगे वो है मिडिवल टाइम की, और जो 8th क्लास में जो हमारी हिस्ट्री है वो है मॉडर्न टाइम की। तो एंशियंट टाइम मतलब कि बहुत 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 पुराना, और मिडिवल टाइम मतलब कि थोड़ा बीच का समय, यानी कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ना ही बहुत पुराना ना ही बहुत ज़्यादा नया। और मॉडर्न पीरियड मतलब कि जैसे कि देश आज़ाद कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो ये सब क्या मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हमें तो अभी मेन फोकस एंशियंट हिस्ट्री और अपने इस चैप्टर में करना है, ताकि ये जो हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए, और हिस्ट्री जैसे चैप्टर को भी बहुत ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, इससे स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। कहा जा रहा है कि रिवर नर्मदा को फाइंड करो, जो कि पेज नंबर 2 में है। तो ये रहा किसका मैप? ये रहा इंडिया का मैप, जिसमें सारी रिवर्स को क्या इंडिकेट करा है, और इसी में हम लोगों को क्या नर्मदा रिवर को क्या फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये रही नर्मदा रिवर। आपको ये ताप्ती रिवर दिख रही है, उसके ऊपर सतपुरा दिख रहा है, और उसके ऊपर ही क्या है नर्मदा रिवर। ये रही हमारी नर्मदा रिवर विंध्यास के नीचे, विंध्यास माउंटेन रेंजेस है और उनके नीचे नदी बहती है, कौन सी? नर्मदा रिवर। तो जैसा कि उन्होंने बोला कि पेज नंबर 2 में नर्मदा रिवर को मैप में मार्क करो, हम लोगों ने कर दी। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. तो क्या कहा जा रहा है कि जो पीपल है, वो जो भी पीपल तो लोग थे पहले के टाइम में, वो सब क्या बैंक्स, जो रिवर है उनकी बैंक में रहना पसंद करते थे। कि जैसे कि ये नर्मदा रिवर है, तो ये नर्मदा रिवर के किनारे ही रहना इनको अच्छा लगता था। ये लोग वहीं पर रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? क्योंकि जब उन लोगों को फूड प्रिपेयर करना पड़ता होगा, खाना बनाना पड़ता होगा, तो क्या होगा कि अब उनको पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो बगल में रिवर ही है और वो जा कर के पानी पी लेंगी। अब आप बताओ, अब आप सोचोगे कि नदी के बगल में क्यों रहना पसंद करेंगे, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है। तो देखिए, ये बात अभी की नहीं है, तब तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तब आप समझ लो बैलगाड़ी जो बहुत पुरानी है वो भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि वहाँ सिर्फ लोग ही थे। तो अगर वो कहीं बीचों बीच जगह ले लेते जहाँ नदी वदी है ही नहीं, तो अब उनको क्या पानी पीना होता। पानी तो सबके लिए ज़रूरी है, अब चाहे वो बहुत पहले का टाइम हो या अभी का भी टाइम हो, तो हम लोग को तो पानी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अब पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको समझ लीजिए, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी हैंडपम्प या कोई बोरवेल या कोई भी रिवर नहीं है, और ना ही आपके घर में क्या सबमर्सिबल पंप भी लगा है। तो आपके घर में क्या पानी की सप्लाई भी नहीं आती है। तो अब आपको एक गिलास पानी पीना है,
तो आपको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। वहाँ कोई सोर्स होगा तो मिल जाएगा पानी, नहीं तो आपको और सर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन लोगों को सर्च करना पड़े, इतनी दूर जाना ना पड़े। और पानी तो इतना इम्पोर्टेंट होता है, हर 2 मिनट में यूज़ होता रहता है, इतना एसेंशियल होता है ह्यूमंस बीइंग के लिए। तो वो लोग रिवर के किनारे इसलिए रहना पसंद करते थे। और ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया कि पानी की दिक्कत नहीं होती। सेकंड रीज़न क्या हो गया कि अगर वो कहीं, देखो जो पानी है, अगर वो रिवर के बगल में रहेंगे तो जो मिट्टी होगी वो गीली बनी रहेगी। तो क्या एक टाइप से जो मौसम, मतलब कि वहाँ का जो वेदर होगा, मतलब कि जो सराउंडिंग्स होंगी वो काफ़ी ठंडी होंगी। अब कोई भी चीज़ गीली होती है, उसमें हवा लगती तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगने लगती। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये होगा कि अब वहाँ पे नदी है, और नदी होने के कारण जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर हमेशा बना ही रहता है। तो इसकी वजह से वो जो सॉइल है, वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल मतलब ज़्यादा उपजाऊ हो गई होगी। तो इससे क्या कि जो तब के लोग हैं उनको क्या, ये जो फूड वो प्लांट्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, उनको इनमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब आज के ज़माने जैसा तो है नहीं। वो लोग अपने घर में बैठे हैं और ऑर्डर कर लिया, चलो आज बर्गर खाऊंगा, आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, ऐसा तो था नहीं। तब तो ज़ोमैटो तो था नहीं। तो तब वो लोगों को क्या, उन लोगों को खुद ही बनाना पड़ता था। और आपको बता दूं, तब वो ऐसे खाना पका के नहीं बनाते थे। आप सोच रहे होगे अगर उनको खाना बनाना पड़ता होगा तो उनको गैस सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो कौन सप्लाई। तो गैस सिलेंडर नहीं, खाली उन्होंने क्या, खेती करी, प्लांट उगाए और उन्हीं को खा गए। वो तो बाद में किसी ने इन्वेंशन करा, उसे जला कर खाने लगे, तब से वो उनको ज़्यादा स्वाद मिलने लगा जला के। तो वो सभी हम लोग जानेंगे किसने जला के खाना शुरू करा। तो ये लोग तब क्या ऐसे ही खा लेते थे। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हो गए जिनकी वजह से ये लोग क्या यहाँ पर रहना पसंद करते थे। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और एक और पॉइंट बता देता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये सिर्फ अपना जो पेट भरते थे वो खाली उससे नहीं भरते थे कि जितना भी उन्होंने कल्टीवेट करा, मतलब कि प्लांट्स उगाए, फ्रूट्स उगाए, वही खा लिया और ज़िंदा बने रहे। ये खाने के लिए जो एनिमल्स हैं उनका भी शिकार करते थे और उनको भी शिकार करके खाते थे अपनी भूख के लिए, ताकि इनको भूख खाने की कोई भी दिक्कत ना पड़े। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ये लोग क्या जो रिवर है उनके बगल में रहना पसंद करते थे। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी हम लोगों ने नर्मदा रिवर को लोकेट करा था कहाँ पर, इंडियन मैप में। अब हम लोग को सुलेमान और कीर्थर हिल्स को इंडिया के मैप में क्या लोकेट करना है। तो इधर देखते कहाँ पर है सुलेमान, तो सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स। तो आप लोगों को क्या, ये वाला जो सुलेमान और कीर्थर हिल्स है, इन्हें आप लोगों को क्या लोकेट करना है। तो जो सुलेमान हिल्स है वो तो ये आप देख पा रहे होगे, और कीर्थर हिल्स इधर ये साइड में कीर्थर हिल्स भी है। तो हम लोगों ने सुलेमान और कीर्थर हिल्स को भी क्या लोकेट कर लिया। अब क्या करना है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in village. तो क्या हुआ कि ये जो एरिया हम लोगों ने अभी लोकेट करा इंडियन मैप में, सुलेमान और कीर्थर हिल्स, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हीं हिल्स के पास जो वुमेन्स है और जो मेन है, इन्हीं ने क्या इसी एरिया में इन लोगों ने सबसे पहले क्या जो क्रॉप्स है इन्हें उगाना शुरू करा। और ये बात पता है कब की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुलेमान और कीर्थर हिल्स के पास ही जो
तब के लोग थे, उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू करा। ये अभी नहीं उगाना शुरू करा, ये इन्होंने उगाना शुरू करा था 8000 ईयर अगो, 8000 साल पहले की ये बात है। और तभी लोगों ने क्या, जो एनिमल है उन्हें भी क्या पालना शुरू कर दिया, जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, और ये सब लोग क्या विलेज में भी रहने लगे थे। यानी कि ये सब क्या लाइफ स्टाइल बिल्कुल अपने, अब देखोगे तो इनका कुछ लाइफ स्टाइल अभी भी हमसे क्या मैच करता है। उनका नहीं, हमारा कुछ लाइफ स्टाइल उनसे भी अभी भी मैच करता है, काफी सारे लोगों का। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब क्या बोला जा रहा है, गारो हिल्स को नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करना और विंध्यास को सेंट्रल इंडिया में हमें क्या लोकेट करना है। तो गारो हिल्स कहाँ पर, गारो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये रहा हमारा, और विंध्यास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द इंडिया। तो ये रहा विंध्यास हमारा, विंध्यास आप सभी को मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, गारो हिल्स। तो गारो हिल्स वो आप लोग ढूंढे, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। ये नॉर्थ ईस्ट, ये रहा गारो हिल्स, आप लोग को दिख पा रहा होगा। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके नीचे ही है कौन सी हिल्स, गारो हिल्स। तो अब जानते हैं गारो हिल्स से कौन सी घटना जुड़ी हुई है। These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. तो गारो हिल्स और विंध्यास से क्या घटना जुड़ी हुई है, गारो हिल्स और विंध्यास से ये घटना जुड़ी हुई है कि यहाँ पर भी क्या सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ, और यहाँ पर ही सबसे पहले कौन सी जो राइस की क्रॉप है वो उगाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप कुछ समझिए कि क्या जो विंध्यास है और जो गारो हिल्स है, इनके बगल में क्या मेजर यानी बड़ी बड़ी नदियाँ जिनमें काफी ज्यादा पानी, जैसे कि विंध्यास के पास ही में कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर, और गारो हिल्स के पास ब्रह्मपुत्र रिवर। ये दोनों बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनमें ज्यादा पानी आता है। तो क्या कहने का ये मतलब है मेरा कि जो नर्मदा रिवर है इसमें ज्यादा पानी आता है, और मतलब कि काफी बड़ी नदी है, बड़ी नदी होने के कारण काफी ज्यादा पानी है, और इसकी वजह से जो आसपास की जो सॉइल है वो काफी क्या फर्टाइल हो गई है। अब फर्टाइल हो गई है तो फर्टाइल मतलब उपजाऊ, और यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं। और आप सभी को पता होगा पैडी कल्टीवेशन, यानी कि जो चावल उगाए जाते हैं इनमें क्या मेन पानी काफी ज्यादा लगता है, और तभी ये क्या उग पाते हैं अच्छे से, यानी कि इनमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये भी रीजन होगा कि विंध्यास और गारो हिल्स ही क्यों चुना गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि, वैसे कोई पूछेगा नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि लोगों ने सबसे पहले कहाँ पर ये राइस की कल्टीवेशन करी, तो आप लोग बता दोगे विंध्यास और गारो हिल्स के पास। लेकिन अगर पूछ जाए क्यों लोगों ने विंध्यास और गारो हिल्स को सेलेक्ट करा, चूज करा, क्यों उसे चुना, तो आप ये बताना कि जो विंध्यास और गारो हिल्स है, तो जो विंध्यास है वो एक मेजर नदी, जो बड़ी नदी है नर्मदा, उसके बगल में है, और जो ब्रह्मपुत्र है और जो गारो हिल्स है उसके बगल में एक और बड़ी नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर है। और जो पैडी कल्टीवेशन यानी कि जो चावल है उन्हें उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और ज़्यादा पानी चाहिए के लिए तो उन लोगों को रिवर के बगल में जो पैडी कल्टीवेशन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इसलिए उन लोगों ने विंध्यास और गारो हिल्स को चुना, जो कि नदी के पास है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स
ट्रिब्यूटरीज। अब हम लोगों को क्या, जो रिवर इंडस है, इंडस रिवर को क्या हमें लोकेट करना है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक नदी, यानी कि उसमें कितनी नदी आकर के मिल रही हैं उन्हें भी लोकेट करना है। तो ये रही हमारी कौन सी, इंडस रिवर। इंडस रिवर की पहली ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर, दूसरी है रावी रिवर, फिर चेनाब रिवर, झेलम रिवर और ब्यास रिवर। तो ये पांचों जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस नदी की, वो हम लोगों ने क्या लोकेट कर ली। अब हम लोग जानते हैं इनसे कौन सी घटना जुड़ी हुई है। तो द ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज होती हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी नदी जा रही है, उस नदी में कई नदी आकर के मिल जाती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी काफी बड़ी नदी है, और एक और बड़ी नदी है कौन सी, यमुना नदी। तो गंगा नदी और यमुना नदी क्या मिल जाती हैं आपस में, लेकिन जो गंगा नदी है वो यमुना नदी से भी बड़ी है, तो इसलिए क्या जो यमुना नदी है उसे क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सहायक नदी। तो ये तो हो गया ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब इनसे कौन सी घटना जुड़ी हुई है उससे हम लोग पढ़ते हैं। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary head and along the sea coast. तो क्या कहा जा रहा है कि 47 years ago कुछ जो सिटीज थी वो क्या फ्लोरिश होने लगी बैंक्स की रिवर में, यानी कि ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर यहाँ पर क्या होने लगा कि 47 years यानी कि 47 years पहले क्या होने लगा, पहले यहाँ पर कुछ सिटीज, कुछ शहर क्या फ्लोरिश होने लगे, और फ्लोरिश होते होते कितने 27 years 2700 years ago, 4700 years में क्या इंडस के पास सिटीज क्या बनने लगी, और 25 years पहले जो गंगा नदी है इसके बगल में भी क्या सिटीज जो है वो डेवलप होने लगी, यानी कि अब यहाँ पर क्या सिटीज बन रहे, पहले क्या गांव बन रहे थे, अब क्या सिटीज बन रहे हैं। तो ये तो हो गया इनके बारे में जानकारी। अब हम लोग को क्या लोकेट करना है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। तो क्या कहते हैं, अब हम लोग को क्या गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरी को लोकेट करना है। तो ये रही हमारी क्या कौन सी नदी, गंगा नदी, और इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, चंबल रिवर और सोन रिवर। तो ये हो गई हमारी क्या तीनों रिवर जो कि गंगा की सहायक, जिसे ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इनसे कौन सी घटना जुड़ी हुई है। In ancient time, the areas along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and seas made journeys dangerous at times but never impossible. So men and women moved in search of livelihood. So, livelihood as also to escape from natural disaster like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting
to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. तो क्या कहने लगे कि ये जो गंगा रिवर है, इसमें एंशियंट टाइम के एरिया में क्या होने लगा कि यहाँ पर सिटीज तो डेवलप हो रही थी, साथ में यहाँ पे क्या एक किंगडम डेवलप हो गया। कौन सा किंगडम डेवलप हुआ? उस किंगडम का नाम था मगध। ये मगध कौन सा किंगडम है, इससे हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इतना बड़ा किंगडम हो गया। और ये जो किंगडम है, ये आज के समय में जो बिहार है वहाँ पर आता है। और जो किंगडम होता है वो क्या बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत पावरफुल जगह होती है। जो किंग होता है उनका क्या एक तरह का डोम होता है, इसी को हम लोग क्या किंगडम कहते हैं। और जो पीपल थे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाते थे। क्या क्यों जाते थे? क्योंकि वो कभी कभी सर्चिंग फूड यानी खाने के तलाश में, पानी के तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। और कई बार तो वो लोग क्यों घूमते रहते थे? ताकि वो नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से बच सके। प्राकृतिक आपदाओं मतलब कि फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक यानी कि फ्लड मतलब कि बाढ़ आ जाना, और सुनामी भी। बाढ़ आती होगी अगर वो सी कोस्ट के बगल में रहते हैं तब तो सुनामी आएगी, लेकिन अगर नदी के पास रहते हैं, जैसे नर्मदा रिवर के पास रहते हैं या कोई ब्रह्मपुत्र रिवर के पास रहता है, तो इतनी बड़ी बड़ी नदी हैं, अगर उनमें पानी बढ़ जाता होगा तो क्या वो पानी नदी से बाहर आकर के क्या इनके घरों में घुस जाता होगा। अगर ज़्यादा पानी होता है तो घर को डुबा ले जाता है, तो इसलिए वो लोग बचते हैं। और ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाता हो तो इसलिए भी वो लोग वहाँ से प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। और क्या, और जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि कोई वो चले गए कोई ऐसी जगह जहाँ पे रोज अर्थक्वेक आता है, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी खतरनाक पूरा हिला देने वाला अर्थक्वेक, पूरा हिला देने वाला क्या भूकंप। तो वो लोग वहाँ परेशान रहते हैं, इसलिए वो लोग प्लेस टू प्लेस क्या मूव करते रहते हैं। ये तो पीपल हो गए, आम लोग। कुछ मर्चेंट्स यानी व्यापारी भी घूमते रहते हैं इधर से उधर। क्यों? ताकि वो अपना जो सामान है, गुड्स, उन्हें प्लेस टू प्लेस तक पहुंचा सके। वो अपने कैरावन से घूमते हैं, कैरावन्स, और जो उनकी शिप्स हो गए उनसे घूमा करते थे। और क्या, जो आर्मीज है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी ताकि क्या अपनी आर्मी बढ़ा सके। तो इसलिए लोग क्या दूसरी जगह से इस जगह से दूसरी जगह जाते थे। किस लिए? आप इसके लिए 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाई हंटर्स गैदरर्स मूव हेयर टू वेयर, तो आप इसमें क्या इस क्वेश्चन में आप 3 पॉइंट्स लिख कर आएंगे। क्या? फर्स्ट पॉइंट, दे मूव हेयर टू वेयर फॉर सर्चिंग फूड, मतलब कि वो यहाँ से वहाँ इसलिए घूमते थे ताकि वो क्या फूड को खोज सके। फिर दूसरा, दे मूव हेयर टू वेयर फॉर प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, यानी कि वो यहाँ से वहाँ इससे घूमा करते थे ताकि वो क्या प्राकृतिक आपदाओं से वो क्या बच सके। और फिर चौथा ये लिखना आप कि and people also move here to where for selling their goods and making their armies। तो ये सब मतलब कि जो मर्चेंट्स हो गए वो इधर से उधर अपना जो गुड्स है, सामान है, उन्हें बेचने खरीदने के लिए, और जो आर्मी है वो यहाँ से वहाँ जाती है क्या अपने जो भी उनको आर्मी मेंबर्स हैं उन्हें बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था उसे पढ़ा था, और उससे हम लोगों ने आधा डिस्कस भी कर लिया था। और आज हमें व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
Why do people travel nowadays? Look at map 1 once more. Hills, mountains, and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movement of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carrying stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. तो क्या होता है कि पीपल ट्रैवल क्यों करते थे नाउ डेज, तो इसके लिए क्या कह रहा है कि हम लोगों को मैप 1 देखना पड़ेगा उन सारी हिल्स को जहाँ पर लोग रहते थे। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में, सुलेमान और कीर्थर हिल्स में लोग रहते थे, और गारो हिल्स में रहते थे, विंध्यास में रहते थे, नर्मदा के बगल में रहते थे। तो यहाँ पर कौन वो अर्ली पीपल्स रहते थे, हम लोग उन्हें अर्ली पीपल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले के लोग हैं, तो हम लोग उन्हें अर्ली पीपल के नाम से इस वीडियो में जानेंगे कि जो अर्ली पीपल है वो कहाँ कहाँ रहते थे। तो वो सब यहाँ रहते थे। क्यों? अब उनको कहीं पे जाना होगा तो उन्हें क्या जो नए नए जो समुद्र सीज इनको अक्रॉस करके कहीं पर जाना होगा। जैसे कि अब इधर आप देख पा रहे हो श्रीलंका। अब किसी को कोई जैसे कावेरी नदी के पास रहता है और उसको कहाँ जाना है? श्रीलंका। तो वो कैसे जाएगा? वो सी के थ्रू जाएगा, पानी के थ्रू जाएगा, क्योंकि रोड तो कोई जाती नहीं श्रीलंका के लिए। तो अब हमें क्या कैसे जाना होगा? अब जो अर्ली पीपल्स है वो कैसे सी के द्वारा जाते होंगे। और अगर उन्हें कहीं जैसे विंध्यास है तो विंध्यास से उन्हें गारो हिल्स जाना पड़ेगा, तो कैसे? बाई वॉक उनको चल कर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब कार्स, बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं होती थी। कब की बात है? ये 4700 ईयर्स अगो की बारे में बात है। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्यों लोग इधर उधर मतलब कि पीपल्स इधर उधर कैसे जाते थे। अब क्यों जाते थे ये हम लोग पता करते हैं। वो इसलिए जाते थे क्यों? अब देखिए, अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब कि एक ग्रास का फील्ड है, एक ग्रास का मैदान, घास का मैदान है, वहाँ खूब सारी घास है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब एग्जांपल के लिए एक गाय आई। वो गाय आई, उसने क्या उस फील्ड में जैसे एंटर करी तो उस फील्ड की जितनी घास थी वो खा गई। फिर अगले दिन जब आई तो उसी फील्ड में जिस फील्ड में जाएगी जिसने कल घास खाई थी, वहां पर देखेगी जहां पे उसने घास खाना छोड़ा था वहीं से वो क्या कंटिन्यू कर देगी घास खाना। फिर ऐसे करते करते जब घास खत्म हो जाएगी तो क्या वो भूखे थोड़ी ना मरेगी। उसके बाद क्या वो दूसरे घास के मैदान में जाएगी, दूसरे कोई घास के फील्ड में जाएगी, वहां जाकर के क्या खाएगी, घास ढूंढेगी और घास खाएगी। तो इसके लिए क्या तो ये एग्जांपल था कि क्यों पीपल इधर से उधर ट्रैवल करते थे। क्यों? अब जैसे कि अर्ली पीपल्स आए, एक जगह आए, और हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं कैसे। अब जैसे कि आप समझ लीजिए ये सुलेमान और कीर्थर हिल्स। तो क्या हुआ, लोग सुलेमान और कीर्थर हिल्स में आए। यहाँ पे उन लोगों ने क्या क्रॉप्स उगाई, यहाँ पे आए, रहे थोड़े दिन, फिर यहाँ पे क्या क्रॉप्स उगाई। जैसे उन्होंने क्रॉप्स उगाने के बाद क्रॉप्स को काटा और खाया, ठीक है। अब खाने के बाद क्या करा, तब तो हल थे नहीं, और अगर उस फील्ड में फिर से हमें फिर से अगर कल्टीवेशन खेती करनी होगी तो हमें जो सॉइल है उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो कैसे प्रिपेयर होगी? वो होगी खेत को जोतने से। और वो कैसे जोतेगा? खेत को जोतने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है ट्रैक्टर और एक होता है प्लो यानी हल और बैल। तो यानी ट्रैक्टर तो तब था नहीं भाई, क्योंकि साइकिल तक नहीं थी, व्हील तक नहीं था, तो ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात हो गई। और दूसरी चीज़ होगी प्लो।
प्लो, तब लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो प्लो बना सके, और तब लोगों को ये पता भी नहीं था कि हल क्या होता है। तो वो लोग क्या, एक जगह कल्टीवेशन करा, फिर उस जगह से खाया पिया, फिर दूसरी जगह चले आए। अब जैसे चले आए वो यमुना नदी के पास, और यमुना नदी के पास है वहाँ कल्टीवेशन, क्यों, पानी है, और पानी रहेगा तो क्या, जो मिट्टी है उसमें क्या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है उनमें पानी की कमी नहीं होगी, वो बहुत बढ़िया उगेंगी। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने उन्हें उगाया, खाया, उसके बाद उन्हें वो फिर चले गए गंगा नदी के पास खाया, उसके बाद फिर वो चले गए विंध्यास में खाने बाद फिर नर्मदा नदी के पास। तो वो लोग कुकिंग के लिए, फूड के लिए भी क्या इधर से उधर ट्रैवल करते थे। और ये वो लोग ऐसा नहीं है कि चलो फूड के लिए ट्रैवल करने लगे 2-3 दिन में ही उन लोगों ने शुरू कर दिया, चलो आज से फूड के लिए ट्रैवल करेंगे। ये सब वो लोग several hundreds ईयर्स से कर रहे हैं, 100 सालों से वो लोग क्या यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं कि सर्चिंग ऑफ फूड्स की वजह से, जिसे शिफ्टेड कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये शिफ्टेड कल्टीवेशन हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे। ये 7th क्लास में एक टॉपिक है शिफ्टेड कल्टीवेशन। तो बात की बात अभी जो हम लोग समझते हैं वो यही है। तो ये जो टॉपिक था ये तो खत्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड। Two of the word we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. तो अब आप लोग सोचते होंगे कि इंडिया और भारत हमारे देश के दो नाम है, लेकिन ये दोनों नाम आए कहाँ से, किसने रखे? तो बताते हैं। देखो, ये हमारे देश है, हमारे देश के दो नाम है, क्या, एक है इंडिया और एक है भारत। तो जो भारत, जो इंडिया नाम है वो क्या, वो इंडिया नाम आया है इंडस नदी से। ये जो इंडिया हम लोग कहते हैं ये एक नदी का नाम था, उस एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम है इंडस, और उस इंडस से ही क्या नाम पड़ा, इंडिया। तो क्या जो इंडस है उसे संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं, यानी कि जो इंडस नदी है उसे संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं। और जो ईरानीज थे, जो ईरान के लोग थे, वो सब क्या उस सिंधु नदी को हिंदूज नदी बोलते थे, हिंदूज नदी। वो जानबूझ के नहीं, वो बोल ही नहीं पाते थे। जैसे कि अब आप किसी अंग्रेज के पास चले जाओ और उससे बोलो कि जैसा आप हिंदी बोलते हो वैसे उससे कहने को बोलो, कहो नमस्ते मैं भारत का निवासी हूँ, तो बोलेगा नमस्ते मैं भारत का निवासी हूँ, तो वो परफेक्टली हिंदी नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए जो ईरानी लोग थे वो भी जो सिंधु नदी है उसको सही ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, वो सिंधु को हिंदूज कर रहे थे, और इंडस नदी को इंडोस, यानी कि जहाँ यू होना चाहिए वो वहाँ पे ओ लगा रहे थे, तो हिंदोज और इंदोस। तो इसी वजह से हिंदोस और इंदोस की वजह से वो धीरे धीरे क्या इंडिया पड़ गया। और उसके बाद क्या, ये तो हो गए इंडिया के बारे में बात। अब आते हैं भारत में कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो भारत नाम ऐसे पड़ा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था, बहुत एक लोगों का झुंड था, ग्रुप था, वो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, और वो इतना पॉपुलर ग्रुप था कि उस ग्रुप को मेंशन करा गया कहाँ पे, ऋग्वेद में। आपको अभी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारा
जो हमारे वेद है वो कितने वेद है, टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद है और इनमें से जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में इस ग्रुप ऑफ पीपल को मेंशन करा गया है। तो इसी की वजह से इन ग्रुप ऑफ पीपल ही को क्या भारत कहते थे। और इसी भारत की वजह से हमारा जो नाम है हमारी कंट्री का वो भारत पड़ गया। और ये नाम भारत आया था 3500 ईयर्स अगो। जो इंडिया नाम है वो आया 2500 ईयर्स अगो। और जो भारत नाम है वो आया 3500 ईयर्स अगो। तो तब हमारी कंट्री क्या भारत के नाम से क्या जानने लगी। ये सब ग्रीक, ये जो ग्रीक है अब इन्हें क्या ग्रीस कहने लगे। और जो ईरानिस मतलब कि जो ईरान के लोग हैं, और ग्रीस आप सभी को पता होगा ईरान कहाँ पर है, और ग्रीस है यूरोप पे। तो अब हमारा जो ये टॉपिक था नेम ऑफ द लैंड, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो इससे भी हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। One is to search for the read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows इन द हिमालयस। तो क्या है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ये जो हमारी हेडिंग है इससे हमें कुछ पता चलता है हमें अपने पास्ट को कैसे फाइंड करना है। यानी कि जो हमारा पास्ट है, हमारा जो अतीत है, उसे हम लोग कैसे फाइंड करें। तो जो हमारा अतीत है उसको फाइंड करने के लिए कुछ रास्ते हैं, कुछ वेज है, सेवरल वेज है। कैसे कि एक तो भाई है कि पुरानी बुकें पढ़ो जो तब के लोगों ने लिखी। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी चल रहा है 2023, ठीक है, और अभी 2023 में मैं एक बुक लिखता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ? मेरा नाम परलेविश शौर है, मैं इंडिया में रहता हूँ और इस देश के जो प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। और लिख देता हूँ कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ है। यूटीज़ का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी है। ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ और मतलब कि अभी की करंट न्यूज़ लिख देता हूँ। और जैसे बहुत नॉलेज की चीज़ बोल दूँ कि अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसा अगर मैं कहीं पे लिख दूँ और उसके बाद में से 5-6 साल बाद, या सपोज अभी मैं हूँ जैसे 10 साल का और इस बुक को मैं पढ़ता हूँ जब मैं हो जाता हूँ 50 साल का। तो अब 50 साल हो जाएगा वो भी मेरी हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री होती क्या है कि हिस्ट्री वो चीज़ जो कि बीत चुका है। अब आज आपने खाना खाया, फिर आपकी मम्मी बोलेंगी कि कल तुमने पढ़ाई करी थी, आप बोलोगे हाँ मम्मी मैंने कल पढ़ाई करी थी। तो जो आपने कल पढ़ाई करी थी वो भी क्या हिस्ट्री है। आपकी हिस्ट्री क्या है कल की, कि कल आपने पढ़ाई करी थी। तो यही हिस्ट्री होती है। तो जो 50 साल का जब मैं हो जाऊंगा तो मैं उस बुक को पढ़ूंगा, बोलूँगा क्या कि मेरा नाम परलेविश शौर है और अभी 2023 चल रहा है। और जब मैं देखूंगा तो चल रहा होगा कम से कम 2070 चल रहा होगा। जब मैं 70 में देखूंगा तो देखूंगा अच्छा 2023 के बारे में बात हो रही। और फिर बोलेंगे कि अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब मेरे को पता चलेगा अच्छा तब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और बताऊंगा कि अभी 75 ईयर्स हो चुके आज़ादी के, तब पता नहीं कब तब हो जाएंगे, कम से कम 100 साल तो हो ही जाएंगे आज़ादी के। तो मेरे को पता चलेगा अच्छा। तो ये जो अपने जो पास, अगर मैं ये बुक ना लिखता और जब मैं 50 साल का होता तो मुझे याद होता कि जब मैं 10 साल का था तो प्रधानमंत्री कौन था भारत का। तब मेरे को काफ़ी बुक सर्च करना पड़ता इंटरनेट में, तब मुझे पता चलता। अभी मैंने क्या नेट में सर्च कर लिया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ये तो मैंने जब मैं 50 साल का हो गया तब मैंने देखा अगर
यही चीज़ 1000 साल बाद देखी जाए, ये जो बुक मैंने अभी लिखी, इस बुक को 1000 साल बाद देखा जाए, तब क्या पता, तब कैसे पता चलेगा? उसमें लिखा होगा 1000 ईयर्स अगो। उसमें अभी देखो, अभी चल रहा 2023, तब चल रहा होगा 5000, तब चल रहा होगा 3023, 1000 साल का गैप हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे हमें पता चल जाता है कि दूर दूर का मतलब कि जो पास्ट है उससे हम लोग क्या रिटन फॉर्म में भी जान सकते हैं, बुक के थ्रू भी जान सकते हैं। अब जैसे कि ये जो हम अब लोग अभी इस बुक में, जो स्क्रीन में आप लोग बुक देख पा रहे हो, इस बुक के थ्रू ही तो हम लोग जान पा रहे हैं कि जो लोग थे वो पहले कहाँ कहाँ रहते थे, भारत का नाम कैसे आया, ये सब कैसे हम लोग जान पा रहे हैं। ये सब हम लोग बुक्स के थ्रू तो जान पा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे होगे, ये वाला फिगर, ये एक पिक्चर, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये राइटिंग आपको समझ में आ रही? नहीं, लेकिन जब ये लिखा गया होगा तब क्या ये लिखा गया 1000 ईयर्स अगो, यानी 1000 साल पहले लिखा गया था। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि 1000 साल पहले भी क्या राइटिंग्स होती थी, लोग लिखते थे 1000 साल पहले। लेकिन किस पे? वो कोई क्लासमेट्स या किसी भी कॉपी में नहीं, वो क्या पाम लीव्स, पत्तों में लिखते थे और ऐसे ऐसे लिखते थे, तो ये हमें पता चलता। लेकिन वो क्या लिखते थे वो अभी तक हमें नहीं पता चला, क्योंकि भाषा पूरी बदल चुकी, राइटिंग पूरी बदल चुकी है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, टॉपिक में आते हैं। तो बुक्स के थ्रू हमें भी पता चलता है। और इनमें क्या एक चीज़ आती है, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट वो चीज़ होती है जिसे हम लोग हैंड के थ्रू लिखते हैं। अब जैसे मैंने क्या करा कि मैंने जो बुक लिखी वो कैसे हाथ से लिखी, तो हाथ से जब मैं लिखी तो वो क्या कहलाएगी, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाएगी। तो जो मैनु है वो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा ये पिक्चर की स्क्रिप्ट है, यानी कि कैसा क्या होना है उसमें जैसे सारे डायलॉग्स होते हैं वो। और मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि ऐसे स्क्रिप्ट जिसे हाथ के द्वारा लिखा गया, वो क्या, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और इस मैन्युस्क्रिप्ट को पाम लीव्स में लिखा जाता था और ट्रीज के बर्ड्स में लिखा जाता था, यानी पेड़ों की जो छाल होती है उसमें, और विच ग्रोज इन द हिमालयस, जो पेड़ की छाल जो कि हिमालय में ग्रो होती थी उसमें लिखा जाता था। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. The books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines, and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others are in Prakritic language used by ordinary people, and Tamil. We can also study inscriptions. These are written on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes king got their order is inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. तो क्या होता था कि ये तो बहुत सारे साल पहले जो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो सब क्या बनाई जाती थी, लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या जो इंसेक्ट्स होते थे वो खा जाते थे, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाती थी, खराब हो जाती थी, लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या बच जाती थी, प्रिजर्व हो जाती थी। और मतलब कि बच जाती थी कैसे, वो क्यों बच जाती थी, क्योंकि उन्हें प्रिजर्व कर लिया जाता था, उन्हें सुरक्षित मंदिरों में, टेम्पल्स में रख दिया जाता था। और वो जो मोनास्ट्रीज हो गई उनमें क्या रख दिया जाता था उनको प्रिजर्व करके। और जो ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये किस सब्जेक्ट्स में, ये है रिलीजियस बिलाव, ये धर्म का ज्ञान देती हैं। और द लाइव्स ऑफ किंग, जो राजा महाराजा है वो कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन करा। मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन हो गई, दवाइयाँ के बारे में जानकारी, और विज्ञान के बारे में जानकारी हो गई।
और एपिक्स, पोएम, प्लेस और बहुत सारी पोएम हो गई, कविताएं हो गई, एपिक्स हो गए, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो क्या संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी और या तो फिर प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी जाती थी और तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो ये तो हो गई मैन्युस्क्रिप्शन। अब आती है मैन्युस्क्रिप्ट्स और एक आती है और इसी का एक जुड़वा भाई क्या इसी का एकदम अपोजिट है, कौन सा? इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि इंस्क्रिप्शन को हार्ड सरफेस में लिखा जाता था। दोनों लिखने के काम है, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसे हम लोग पाम लीव्स, उसे हम लोग एक तरह से सॉफ्ट सरफेस में लिखते थे, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन उसे हम लोग हार्ड सरफेस में लिखते थे, जैसे पत्थरों में लिख दिया। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग कोई हिस्टोरियन चीज़ देखते होंगे बहुत सालों पुरानी, तो उसमें क्या पत्थरों में कुछ लिखा रहता है, या कुछ बहुत पुराने टेम्पल्स देखे होंगे, पत्थरों में क्या काफ़ी सारी डिज़ाइन, काफ़ी सारी पेंटिंग्स, मूर्तियाँ बनी रहती हैं। तो इन सबको क्या इंस्क्रिप्शन कहता है। ये जैसे आप देख पा रहे होगे ये वाले फोटोग्राफ में कि ये जो पत्थर है इसी में क्या लिखा गया है, लिखा गया, अब पता नहीं कैसे लिखा गया है, ठोक के इसके ऊपर एक और पत्थर मार के इन लोगों ने लिखा होगा। कितनी मेहनत करते होंगे बेचारे। अभी हम लोग तो पेन से 2 मिनट में लिख देते हैं। तो ये सब क्या इंस्क्रिप्शन लिखते थे। अब इसके अंदर वो लोग क्या लिखते थे, तो वो लोग क्या लिखते थे, वो लोग अपने लाइवलीहुड लिखते थे, अपने किंग्स के ऑर्डर के बारे में लिखते थे, और क्या लिखते थे कि किंग्स ने कौन कौन से ऑर्डर लिए, और जैसे लिख देते होंगे कि जो किंग्स हैं उन्होंने कितनी जो किंग्स है वो सब नोट डाउन करते होंगे। किंग्स नहीं नोट डाउन करते होंगे, किंग्स के जो कोर्टियर्स यानी कि किंग्स के जो मंत्री लोग होंगे वो सब लिखते होंगे पत्थरों में कि किंग ने कितनी लड़ाइयाँ जीती, कितनी लड़ाइयाँ लड़े, कितने राज्य हासिल करे, कितनी अच्छी पॉलिसीज लाए। ये सब क्या पत्थरों में इंस्क्रिप्शन के तौर पे लिखा करते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन की तरफ से। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। तो बोला जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये जो लोग, हम लोगों ने ये तो इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ही रखा है कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उन्हें हम लोग सॉफ्ट सरफेस में एक तरह से लिखते हैं, जैसे कि पाम लीव्स हो गई, और इंस्क्रिप्शन जिसे हम लोग हार्ड सरफेस में लिखते हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गए, स्टोन पत्थर हो गई, दीवारें हो गई, उसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं। अब पेन से नहीं, उसे खोद के, जैसा आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो वैसा। तो इसमें ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका कोई एडवांटेज है क्या कि पत्थरों में लोग हार्ड सरफेस में लोग लिख देते थे पहले के लोग। तो क्या इसका कुछ एडवांटेज मिलता था या इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती थी कि नहीं आती थी। तो इसका जो एकदम आंसर होगा वो यहाँ पे लिखा, उसे हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। अगर वैसे हम लोग अपने मन से बताएं तो देखिए, अगर ये बुक की छोड़ करके अगर हम लोग अपने से बताएं कि वो लोग क्यों लिखते थे, तो कुछ ऐसे कि जो लोग थे पहले के वो हार्ड सरफेस में लिखना इसलिए पसंद करते थे ताकि क्योंकि देखो, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें क्या सॉफ्ट सरफेस जैसे कि पाम लीव्स हो गई, पेजेस हो गए, उनमें लिखा जाता था, और वो सब क्या काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय होगी, काफ़ी सारी जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने खा ली है।
तो इसलिए जो लीव्स है उन्हें तो एनिमल्स खा जाते हैं, तो जो लीव्स थी उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, वो सब कौन, एनिमल खा गए। तो ये तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गई। और अगर पत्थर में लिखेंगे तो पत्थर तो कोई खाएगा नहीं, और काफ़ी बड़ा पत्थर होगा तो कोई खा नहीं पाएगा, ना कोई यहाँ से वहाँ ले जाएगा, और ना ही उसकी डिज़ाइन चेंज होगी। अगर जैसे पाम लीव है, उसमें अगर आपने लिखा पेन से और उसके बाद अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो क्या वो सब फैल जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर पत्थर में लिखेंगे कुछ भी, उसमें गड्ढा कर करके खोद के, तब तो वो चाहे उसमें जितना पानी, उससे बारिश में रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते होंगे, इम्पोर्टेंट राइटिंग होती होंगी, वो सब हार्ड सरफेस में लिख दी जाती होंगी ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से दीजिएगा, ये बुक से मत लीजिएगा। देयर वर मैनी अदर थिंग्स that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stones and brick, painting and sculpture. They also explore the exhibit, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. तो क्या कहा जा रहा है कि ये सब जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि हमें पास्ट में मिली हैं, तो इसे क्या कहते हैं कि जो पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जिसे हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, और भी जैसे पुराने टाइप के पॉट्स हो गए, व्हील हो गए, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये सब क्या, ये सब हमें ये सारी चीज़ें पास्ट की हैं, अतीत का, बहुत पीछे की हैं, बहुत पुरानी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन्हें जो पढ़ते हैं, मतलब कि जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, सब चीज़ों के ऊपर, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है तो उसे डॉक्टर कहते हैं। अगर वो जब टेस्ट निकाल देता है तब उसको डॉक्टर कह देते हैं। कोई इंजीनियर कर रहा है, तो वैसे ही अगर कोई पास्ट की चीज़ें ऊपर पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो सब किसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, मतलब कि जैसे पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, स्टोन हो गए, ब्रिक हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गए, इन सब के ऊपर क्या वो लोग स्टडी करते हैं और जानते हैं कि कितने साल पुराना होगा, कब का बना होगा, किसने बनाया होगा। ये सब कौन, आर्कियोलॉजिस्ट ही क्या फाइंड करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ही क्या इनके ऊपर स्टडी करते हैं। और ये उनको ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रास्ते में जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, सामने मिली बिल्डिंग, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी, पता चला ये तो 2500 साल पुरानी है, ये तो बहुत पुरानी, चलो खोज हो गई। ऐसे नहीं, वो लोग कैसे एक्सकेवेट करके मतलब कि जो ज़मीन है उसमें गड्ढा करके उस ज़मीन को खोद के नीचे तक नीचे तक जाते हैं, उनके बाद बिल्डिंग दिखती है। अब आप लोग सोचोगे ये सब बिल्डिंग नीचे क्यों चली जाती है। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो ग्राउंड है वो हमारा हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मिट्टी लाई जाती है। जैसे कि अब आपका घर है, आपके घर के बराबर की बिल्कुल रोड है, मतलब कि जैसे आपका घर है उसका मेन डोर के सामने बिल्कुल बराबर में रोड है आपके घर के आगे। और फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि जो रोड है वो आपके घर से बड़ी हो गई, मतलब कि जो आपका मेन गेट है वो पहले रोड के बराबर आता था, लेकिन अब क्या है कि जो मेन गेट है उससे ऊपर चली गई रोड। तो क्या होता है कि ये जो रोड है वो क्या ऊपर उठ रही है। तो ये कैसे, तो ऐसे ही क्या होता है, ये 2500 साल पुरानी है, तो यहाँ मिट्टी आती गई, बिल्डिंग्स बनती गई, फिर इनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, फिर बिल्डिंग्स बनने लगी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि जो हमारा ग्राउंड है वो काफ़ी ऊपर तक चला गया, और जो वो लोग रहते थे वो पहले काफ़ी नीचे रहते थे। तो इसलिए वो लोग क्या गड्ढा खोद के वो लोग क्या जो बिल्डिंग्स है, पुराने स्कल्पचर्स है, स्टोन्स है, ब्रिक्स है, पेंटिंग्स है, उन्हें क्या निकालते हैं और
ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा करने के और क्या क्या कारण है, ताकि ये क्या जो टूल्स है पुराने समय के उन्हें खोद सके, हथियार को खोद सके, जो पॉट्स होते हैं उन्हें खोद सके, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, इन सबको भी क्या गड्ढे खोद खोद के ही वो क्या करते थे, निकालते थे। फिर आप लोग सोचते होंगे कि इनको पता कैसे चलता होगा कि इसी जगह क्या कॉइन गड़े हुए, इस जगह पॉट्स गड़े हुए। तो वो सब क्या इनकी स्टडी होती है, वो हर जगह गड्ढा खोदते रहते हैं, पूरा खोदते खोदते चलते हैं, जहाँ उनको कुछ मिल गया कहते हैं वाह देखो मिल गया मिल गया। तो बस वैसे ही सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी made of stone, others of bones, baked clay or metal. Objects that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time. तो अब यहाँ पर क्या आंसर लिखा हुआ है कि जो लोग थे वो हार्ड स्टोन में, हार्ड सरफेस में इसलिए लिखते थे क्योंकि जो मेटल है, मेटल हो गया या हार्ड सब्सटेंस हो गया, ये सब क्या बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या सरवाइव कर लेता है, और जो सॉफ्ट सरफेस है उतना ज़्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाता है। अब जैसे आप इसे देख लीजिए, आपकी एक कॉपी है, आपने उसको क्या आपने छत में रख दी। अब क्या हुआ कि रात को आप शाम को पढ़ रहे थे, रात में आप अपनी रात को अपनी नोटबुक वहीं पे भूल गए और रात में हो गई बारिश। जब आप सुबह जाके देखा कि पूरी कॉपी तो गई, खराब हो गई, उसके तो हिस्से हो गए 2-3। तो क्या होता है कि जो कॉपी थी वो तो हमारी सॉफ्ट सरफेस थी, यानी कि जैसे पाम लीव सॉफ्ट सरफेस, तो वो क्या खराब हो गई। लेकिन अगर आपने वही काम क्या स्टोन में लिखा होता, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, और उसको आप बारिश में छोड़ दीजिए, नदी में डाल दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, वो क्या वो सेफ रहेगा, वो जो पत्थर है वो सरवाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हार्ड सब्सटेंस के बने रहते हैं वो सब क्या लॉन्ग टाइम के लिए क्या सरवाइव कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू find out what people ate in the past. Plant remains survive for far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription, and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure. As we reconstruct it bite by bite, so historians and archaeologists are likely detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो क्या होता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये सब क्या जो बोन्स हो गई एनिमल्स की, जैसे बर्ड और फिश की है, इन्हें भी क्या फाइंड करते हैं और पता लगाते हैं कि जो पीपल थे पास्ट के अर्ली पीपल, वो लोग खाते क्या क्या थे, और जो प्लांट है, जो रिमेन्स हो गए जो सरवाइव कर सके बहुत रियरली, बहुत पुराने, उनकी जो सीड्स हो गई, ग्रेन्स हो गई, पीस ऑफ वुड्स हो गई, वो सब क्या बर्न्ट यानी जला या सरवाइव करा। फिर इसमें बोला जा रहा है कि डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ये बोला जा रहा है कि जो क्लोथ है, कपड़े हैं, वो क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्रिक्वेंटली फाउंड कर लिए थे। तो क्या है कि जो हिस्टोरियंस थे जो कि इसके ऊपर क्या पढ़ाई करते थे, वो सब क्या हर एक चीज़ को क्या कहते थे, एक वर्ड दे देते थे, सोर्स उन लोग क्यों दे देते, जो एक वर्ड होता है, हिस्टोरियंस जो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ उन्हें मिलती है जिनकी वजह से वो पास्ट को जान पाते हैं, उसे वो लोग क्या सोर्स कह देते हैं। और सोर्स क्यों कहते हैं, किनको कहते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कोई उनको मिली किससे, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या आर्कियोलॉजी से, वो लोग क्या सोर्स कर देते हैं। तो उनको क्या एक सोर्स फाइंड हुआ था कि अपने पास्ट के बारे में जानना, और एडवेंचर as we reconstruct it bit by bit, bit by bit। तो क्या है कि उन्हें
हर एक बिट बाय बिट, हर एक बिट में क्या उन्हें जो सोर्स मिल रहे थे ताकि वो क्या पास्ट के बारे में जान सके। इसलिए जो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट है वो सब क्या डिटेक्टिव की तरह रहते हैं, यानी कि हर एक चीज को क्या सोर्स मानते, एक बाइट ऑफ बाइट को भी क्या वो लोग सोर्स मानते और हर एक चीज को लेकर के पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं, तभी उनको क्या एक तरह से डिटेक्टिव भी कहते हैं। डिटेक्टिव का काम क्या होता है कि वो पता लगाता है, हर एक छोटी सी छोटी सुराख को, छोटे से छोटे क्लू को पता करता है और उनको जो भी केस होता है उसे सॉल्व करता है, जो कि कैसे हर एक छोटे छोटे क्लू को फाइंड करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और अपने पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था हमारा ये तो खत्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Did you notice the title of this book are past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as I true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Difference such as these existed in the past as well. तो क्या कहा जा रहा है कि इस हेडिंग का मतलब पहले समझते हैं। वन पास्ट और मैनी, कहा जा रहा है कि हमारा एक पास्ट है या कई सारे पास्ट है। तो क्या है कि जो हमारी बुक है, जो हमारी यही बुक है हिस्ट्री, क्लास 6 हिस्ट्री की, तो इस बुक का टाइटल क्या है, आर पास्ट, या आप इधर स्पेलिंग देखिए PAST, पास्ट की स्पेलिंग होती है लेकिन इसमें S भी लगा है, यानी कि कई सारे प्लूरल फॉर्म हो गए तो पास्ट का। तो यानी प्लूरल फॉर्म मतलब कि एक से ज़्यादा, क्या हमारे 2 पास्ट, 3 पास्ट या 4 पास्ट हैं। तो कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जो पास्ट में क्या कहा जाता है कि अभी हम लोगों ने क्या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में समझा, ठीक है। अभी हम लोग अर्ली पीपल्स के बारे में समझ रहे थे, फिर हमने क्या मर्चेंट्स, जो किंग्स हो गए, क्वींस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो लिविंग है, जो लाइफ है, जो जिंदगी थी तब राजा महाराजा की, वो अलग थी, और जो जिंदगी थी हर्डर्स, फार्मर्स की, किसानों की, वो जिंदगी अलग थी, और जो व्यापारी हैं उनकी तब जिंदगी अलग थी, और जो क्राफ्ट पर्सन है उनकी तब अलग रहन सहन था। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि ऐसे ही जो क्राफ्ट पर्सन हो गए, इनकी अलग अलग जिंदगी, मतलब कि इनके लाइवलीहुड कैसा था, इनका लाइवलीहुड वो सब क्या अलग, रहन सहन। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो ये सब जो हैं, ये सब क्या डिफरेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को फॉलो करते थे डिफरेंट पार्ट्स में। इन जैसे कंट्री है, अभी हमने मैप में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि इस जगह सुलेमान और कीर्तर हिल्स में कोई मतलब कि जैसे समझ लीजिए जो सुलेमान और कीर्तर हिल्स है, वहाँ एक फार्मर रहता है और वो कुछ अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस करता है, ठीक है। और वहीं पे गारो हिल्स में एक क्वीन, एक किंग रहता है, ठीक है, और वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करता है। और तभी जो विंध्यास है वहाँ पर एक मर्चेंट रहता है और वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करता है। और तब एक नर्मदा रिवर के बगल में एक क्राफ्ट पर्सन रहता है, वो अलग अलग अपने काम करता है, अपना अलग ढंग से रहता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो फार्मर है उसका जो पास्ट है वो अलग है, किंग का पास्ट अलग है, क्राफ्ट पर्सन का पास्ट अलग है, मर्चेंट का पास्ट अलग है। तो इसलिए यहाँ पर पास्ट का यूज ना करके पास्ट का यूज करा जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए कि जैसे आपको पता होगा हमारे
जो इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, जिनमें क्या एक अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी हैं। तो जो अंडमान है और निकोबार है ये दोनों अलग अलग आइलैंड हैं, लेकिन ये लोग पास में तो लोग एक साथ बोल देते अंडमान निकोबार। अंडमान नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पे क्या होता है कि जो अंडमान आइलैंड्स है वहाँ पे अभी भी वो लोग रहते हैं, अर्ली पीपल्स नहीं, अभी भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, लेकिन वो हमारी तरह नहीं। वो लोग क्या फिश को क्या करते हैं, वो फिश को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। तो क्या हुआ, तो क्या कहते हैं, कहने का ये मतलब है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट अलग है, और जो वो लोग जो कि अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं वो उनकी इनका जो हिस्ट्री, इनका जो पास्ट है वो क्या, वो अलग है। तो इसलिए हम लोग क्या ये टर्म यूज करते हैं। और कैसे कर लें, जैसे कि जो अंडमान निकोबार के जो पीपल्स हैं वो क्या फिश पर डिपेंड है अपने खाने पीने के लिए, वो एनिमल्स का। और हम लोग क्या जो फूड सप्लाई होता है, जो सब्जी मंडी में सब्जी आती है, वेजिटेबल्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, हम लोग उनके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ पर क्या पास्ट का यूज ना करके PAST का यूज करा गया है, ताकि बहुत सारे अलग अलग पास्ट अलग अलग लोगों के दर्शाए जा सके। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown. तो क्या कहा जाता है कि जो किंग थे, पहले के जो राजा महाराजा थे, वो सब क्या जितनी बैटल्स लड़ते थे, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन्हें क्या करते थे, जितनी भी लड़ाई लड़े और जितनी लड़ाइयाँ जीते, उनको क्या करते थे वो लोग, जो हार्ड स्टोन है जिन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अब हम लोग बार बार उसे हार्ड सरफेस, हार्ड स्टोन नहीं कहेंगे, हम लोग टर्म का यूज करेंगे क्या, इंस्क्रिप्शन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्कियोलॉजी। तो हम लोग अब इन 3 टर्म का यूज करेंगे। तो जो किंग्स थे, जो अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन सबको क्या इंस्क्रिप्शन करवा देते थे, इंस्क्रिप्शन में लिखवा देते थे। तो ताकि उससे क्या होता था कि वो काफ़ी वो उनकी हिस्ट्री थी कि इन्होंने यहाँ पे लड़ाई करी और एक ही बार में राजा को मार दिया, एक ही दिन में ये लड़ाई जीत गए। तो ये सब क्या, ये अच्छी बात है किंग के बारे में कि किंग की भाई इज्जत हो रही, मतलब कि किंग की भाई पॉपुलैरिटी बढ़ रही। तो किंग ने इंस्क्रिप्ट करा दिया, इंस्क्रिप्शन करा दिया उसका, और उसे पहाड़ या पत्थर में लिख करके रखवा दिया। और जो इंस्क्रिप्शन है वो तो लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव ही कर जाते हैं, तो क्या वो हम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, और जो फिशिंग फोक हो गए, हंटर्स हो गए, ये सब नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी क्या, कि जो फार्मर्स है वो बोलेगा आज मैंने जो फील्ड से प्लो करा, और जो हंटर है वो बोलेगा आज मैंने एक चिड़िया को मारा। तो ऐसा करने में वो सब लोग अपना ये जो इंस्क्रिप्शन है या मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये सब नहीं करवाते थे। क्यों? क्योंकि ये सब अपने रिकॉर्ड्स पुराने लिखते ही नहीं थे। तो इसकी वजह से इनके रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं आ सके, और इनकी लाइवलीहुड जो है वो हमसे अभी तक मानिए कि वो अननोन ही है। तो ये जो टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू डेट्स मीन। तो चलिए इसे भी हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। इफ समबडी आस्क यू the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC before Christ and on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point.
तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें क्या इसमें कुछ टर्म्स का यूज़ करा गया, जैसे बीसी हो गया। और ये सब क्या होता है कि जो डेट्स है उनमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा 2000 बीसी तक क्या था कि जो लोग हैं वो हंटर गैदर्स थे, नर्मदा वैली के पास रहते थे। तो ये सब क्या है कि इनका मतलब ये है बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट हैं जिन्होंने जो आप लोग जानते होंगे एक रिलीजन है क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी। तो उसमें क्या है कि जो क्रिश्चियनिटी है ये जो जीसस क्राइस्ट हैं इन्हीं ने क्या बनाया था। और ये जीसस क्राइस्ट ही क्या क्रिश्चियनिटी के क्या है फाउंडर हैं। तो क्या कहा जाता है कि ये जो पढ़ाई जो भी ये सब जितना भी ये सब चीज़ें हैं ये क्या ये सारी चीज़ें बीसी और मतलब कि जो बिफोर क्राइस्ट है मतलब कि जो क्राइस्ट है इन्हीं के नाम पे रख दी गई। जैसे कि बीसी आ जाए, जैसे 2000 बीसी। बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले। यानी कि अगर बोला जाए कि आप जैसे बिफोर क्राइस्ट 2000 बीसी यानी 2000 बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जैसे जो एग्जांपल के लिए जो क्राइस्ट हैं वो पैदा हुए 2020 में, तो 2020 के 2000 बीसी यानी कि 2000 में 2000 में क्या मतलब कि जो 2020 है उसमें 2000 साल पहले की ये बात है। यानी कि 2020 में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो 2020 से 2000 साल पहले की ये बात है। तो इससे हम लोग बीसी के टर्म में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था व्हाट डू डेट्स मीन, ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमारा जो क्लास 6 का हिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।